हम सभी खुद को सभ्य मानते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर एक नैतिक कंपस है जो हमें राक्षसों से अलग करता है। हम सोचते हैं कि इतिहास के क्रूर तानाशाह और हत्यारे हमसे अलग प्रजाति के थे, लेकिन ये एक झूठ है। आपके और एक क्रूर नाजी गार्ड के बीच का अंतर आपकी नैतिकता का नहीं, बल्कि सिर्फ हालात का है। वेलकम टू प्राइमल लॉजिक। आज हम इतिहास के सबसे डरावने मनोवैज्ञानिक प्रयोग की फाइल खोल रहे हैं, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा प्रयोग जिसने साबित कर दिया कि एक सामान्य अच्छे इंसान को शैतान बनने में सिर्फ 6 दिन लगते हैं। साल 1971, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो जानना चाहते थे, क्या इंसान फितरत से बुरा होता है या हालात उसे बुरा बनाते हैं? क्या जेलों में होने वाली हिंसा इसलिए होती है क्योंकि लोग बुरे हैं, या इसलिए क्योंकि सिस्टम जहरीला है? जवाब पाने के लिए जिम्बार्डो ने यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक असली जेल बना दी। सलाखें लगवाईं, कोठरियां अंधेरी की गईं और घड़ियां हटा दी गईं। ये सिर्फ एक सेट नहीं, एक पिंजरा था। अब चाहिए थे चूहे। अखबार में विज्ञापन दिया गया, $15 प्रतिदिन। 70 छात्रों ने आवेदन किया, लेकिन जिम्बार्डो ने सख्त टेस्ट लेकर सिर्फ 24 सबसे नॉर्मल और मानसिक रूप से स्वस्थ लड़कों को चुना। ये समाज के सबसे अच्छे लड़के थे, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। और फिर उनकी किस्मत का फैसला एक सिक्के ने किया। हेड्स आया तो आप गार्ड बनेंगे, टेल्स आया तो आप कैदी बनेंगे। सिर्फ एक टॉस ने तय किया कि अगले 2 हफ्ते किसके हाथ में डंडा होगा और कौन नंगा फर्श पर लेटेगा। उन्हें लगा ये सिर्फ एक एक्टिंग का खेल है। वे गलत थे। ये उनकी आत्मा का सौदा था। प्रयोग को असली बनाने के लिए जिम्बार्डो ने असली पुलिस का इस्तेमाल किया। रविवार की सुबह पुलिस कैदी बनने वाले छात्रों के घर पहुंची। सायरन बज रहे थे। पड़ोसियों के सामने उन्हें हथकड़ी लगाई गई, दीवार से सटाकर तलाशी ली गई। शर्म और डर का बीज बो दिया गया था। उन्हें थाने ले जाया गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई और स्टैनफोर्ड के बेसमेंट में फेंक दिया गया। वहां उनका स्वागत गार्ड्स ने किया, लेकिन ये अब वो छात्र नहीं थे। उन्हें खाकी वर्दी, डंडा और सबसे अहम मिरर सनग्लासेस, काले चश्मे दिए गए थे। इन चश्मों ने उनकी आंखों को छुपा लिया था। जब आप किसी की आंखें नहीं देख सकते तो दया खत्म हो जाती है। वे अब इंसान नहीं, एक चेहरा विहीन सत्ता, फेसलेस अथॉरिटी बन चुके थे। तुरंत ही अमानवीयकरण, डीह्यूमनाइजेशन का खेल शुरू हुआ। कैदियों के कपड़े उतरवाकर उन्हें नंगा खड़ा किया गया। उन पर कीटाणुनाशक स्प्रे छिड़का गया। यह झूठ था। मकसद सिर्फ उन्हें गंदा और जानवर महसूस कराना था। उन्हें पहनने के लिए एक अजीबोगरीब ड्रेस दी गई और सख्त आदेश था, इसके नीचे अंडरवेयर नहीं पहनना है। मकसद उनकी मर्दानगी छीनना, उन्हें हर वक्त कमजोर और औरत जैसा महसूस कराना। उनके दाहिने पैर में एक भारी लोहे की जंजीर बांध दी गई। जब भी वे चलते, जंजीर की आवाज उन्हें याद दिलाती कि वे गुलाम हैं। उनके सिर पर मोजे पहना दिए गए ताकि वे सब एक जैसे दिखें। और सबसे बड़ा वार, उनके नाम छीन लिए गए। अब वे इंसान नहीं थे, वे सिर्फ नंबर थे। 8612 5486। नाम गया तो पहचान गई। जिम्बार्डो ने गार्ड्स को ब्रीफिंग दी थी, शारीरिक हिंसा मत करना, लेकिन तुम उनमें डर पैदा कर सकते हो। तुम उन्हें महसूस कराओ कि वे लाचार हैं। यहां हम ही कानून हैं। गार्ड्स को खुली छूट मिल चुकी थी। पहला दिन अजीब था। कैदी नर्वस हंसी हंस रहे थे, गार्ड्स थोड़े हिचकिचा रहे थे। लेकिन जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा बंद हुआ, बाहर की दुनिया के नियम खत्म हो गए। अब यहां सिर्फ एक नियम था, ताकत। वे 12 लड़के जो गार्ड बने थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो वर्दी पहनते ही उनका दिमाग कैसे बदलने लगा है। वे अभी ये जानने वाले थे कि जब इंसान को बिना जवाबदेही के ताकत मिलती है तो वो देवता नहीं, शैतान बन जाता है। स्टैनफोर्ड के उस बेसमेंट में कैदियों का पहला दिन किसी तरह बीत गया, लेकिन असली खेल रात के अंधेरे में शुरू हुआ। रात के ठीक 2:30 बजे, जब गहरी नींद का समय होता है, अचानक सीटियों की तेज आवाज से पूरा बेसमेंट गूंज उठा।
उठो, काउंट के लिए लाइन में लगो। गार्ड्स ने इसे द काउंट कहा। यह कैदियों की गिनती करने के लिए नहीं था, क्योंकि वे कहीं भाग नहीं सकते थे। यह शक्ति प्रदर्शन था। नींद से बोझिल डरे हुए कैदियों को दीवार के सहारे खड़ा किया गया। गार्ड्स ने उन्हें बार बार अपने नंबर चिल्लाने को कहा। अगर कोई गलती करता या धीरे बोलता तो सजा मिलती, पुशअप्स। और अपमान बढ़ाने के लिए गार्ड्स ने कैदियों की पीठ पर पैर रखकर पुशअप्स करवाए। शुरुआत में कैदियों को लगा कि वे भी इस खेल का हिस्सा हैं। कुछ कैदी हंस रहे थे, गार्ड्स का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लगा, ये तो मेरा क्लासमेट है, ये मुझे क्या कर लेगा। लेकिन उन काले चश्मों के पीछे छिपे गार्ड्स को यह हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगा कि उनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है, और सत्ता का नशा चुनौतियों को कुचलना जानता है। अगली सुबह यानी प्रयोग का दूसरा दिन, और तभी विस्फोट हुआ। कैदियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपनी टोपियां फाड़ दी, अपने नंबर नोच फेंके। उन्होंने खुद को अपनी कोठरियों के अंदर बंद कर लिया और अपने भारी बिस्तरों को दरवाजे के सामने लगा दिया, ताकि गार्ड्स अंदर ना आ सकें। वे चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे। ये एक खुला विद्रोह था। उस वक्त सुबह की शिफ्ट के 3 गार्ड्स मौजूद थे। वे घबरा गए। उन्हें लगा वे कैदियों से हार जाएंगे। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया। जो गार्ड्स अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा चुके थे, वे वापस आए। और अब ये कोई प्रयोग नहीं था, ये जंग थी। गार्ड्स ने जो प्रतिक्रिया दी वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने आग बुझाने वाले यंत्र उठाए। कोठरियों की सलाखों के बीच से उन्होंने कैदियों के चेहरों पर सीधे कार्बन डाइऑक्साइड की ठंडी गैस छोड़ना शुरू कर दिया। कैदी खांसने लगे, उनका दम घुटने लगा, आंखों में जलन होने लगी। वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। मौका मिलते ही गार्ड्स अंदर घुस गए। उन्होंने कैदियों को दबोच लिया। उन्हें नंगा कर दिया गया। उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके बिस्तर और गद्दे छीन लिए गए, और उन्हें ठंडे कंक्रीट के फर्श पर सोने के लिए छोड़ दिया गया। विद्रोह के जो लीडर थे, उन्हें पकड़कर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। एक छोटा अंधेरा कमरा जहां इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। विद्रोह कुचल दिया गया था। लेकिन गार्ड्स जानते थे कि शारीरिक ताकत काफी नहीं है। उन्हें कैदियों के दिमाग को तोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने एक पुरानी मनोवैज्ञानिक चाल चली, फूट डालो और राज करो। उन्होंने 3 सेल्स में से एक को प्रिविलेज सेल, सुविधाजनक कोठरी बना दिया। 3 सबसे अच्छे कैदियों को उनके कपड़े वापस दिए गए। उन्हें उनके बिस्तर वापस मिले। उन्हें अच्छा खाना दिया गया, और उन्हें यह खाना बाकी नंगे और भूखे कैदियों के सामने बैठकर खाने को कहा गया। फिर कुछ घंटों बाद गार्ड्स ने जानबूझकर अच्छे कैदियों को बुरे सेल्स में डाल दिया और बुरे कैदियों को अच्छे सेल में। कैदियों का दिमाग चकरा गया। उन्हें लगा कि उनके बीच कोई गद्दार है। उन्हें लगा कि कोई गार्ड से मिला हुआ है। भाईचारा खत्म हो गया। शक पैदा हो गया। अब कैदी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उनकी एकता टूट चुकी थी। अब वे अकेले थे, और जब इंसान अकेला होता है तो वो टूट जाता है। प्रयोग के 36 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि पहला कैदी टूटने लगा। कैदी नंबर 86 बांद्रा डक्कोरपी। ये वही था जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 86 सोडवा ने चिल्लाना शुरू किया। ये दर्द की चीख नहीं थी, ये पागलपन की शुरुआत थी। वो अपनी सेल में पागलों की तरह भाग रहा था, दीवारों को पीट रहा था। वो चिल्ला रहा था, मैं यहां नहीं रह सकता, मेरा दिमाग फट रहा है, मैं जल रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज में इतना खौफ था कि किसी भी इंसान का दिल पसीज जाए। लेकिन गार्ड्स, उन्हें लगा ये नाटक है। वे उस पर हंसने लगे। उन्होंने उसे और तंग करना शुरू कर दिया। डॉक्टर जिम्बार्डो ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। सोचिए, एक मनोवैज्ञानिक का काम मरीज को ठीक करना होता है, लेकिन जिम्बार्डो अब डॉक्टर नहीं, सुपरिटेंडेंट बन चुके थे। जब 8612 ने रोते हुए भीख मांगी कि उसे जाने दिया जाए, तो जिम्बार्डो ने उसे सांत्वना नहीं दी। उन्होंने उसके साथ सौदा किया। सुनो, अगर तुम मेरे लिए मुखबिरी करोगे तो मैं गार्ड से कहूंगा कि वे तुम्हें परेशान न करें। 1 रोते हुए मानसिक रूप से टूट चुके छात्र के साथ यह सौदा करना क्रूरता थी।
86 पॉड ने मना कर दिया। उसे वापस सेल में डाल दिया गया और तब उसका असली ब्रेकडाउन हुआ। वो पूरी तरह अनियंत्रित हो गया। वो पागलों की तरह हंसने लगा, फिर रोने लगा, फिर चिल्लाने लगा कि उसका दिमाग चल रहा है। बाकी कैदी सहम गए। उन्हें लगा कि 86 पॉड पागल हो चुका है। आखिरकार मजबूर होकर जिम्बार्डो को उसे छोड़ना पड़ा। प्रयोग के 36 घंटे के भीतर पहला कैदी रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो हुआ वो और भी बुरा था। गार्ड्स को लगा कि 86 टूबर जीत गया और वे हार गए। वे अपनी हार का बदला बाकी बचे कैदियों से लेना चाहते थे और कैदियों को लगा कि 86 टूबर को रिहा नहीं किया गया है, बल्कि उसे और कड़ी सजा दी जा रही है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तीसरे दिन का सूरज उगने वाला था, लेकिन उस बेसमेंट में इंसानियत पूरी तरह डूब चुकी थी। अब गार्ड्स बोर हो रहे थे और अपनी बोरियत मिटाने के लिए उन्होंने कैदियों को अपने खिलौने बनाने का फैसला किया। कैदी नंबर 86 2 बार के जाने के बाद स्टैनफोर्ड के बेसमेंट में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लेकिन यह शांति नहीं थी, ये पैरानोया अब एक अफवाह फैल गई। किसी ने गार्ड्स को बताया कि 86 2 बार पागल नहीं हुआ था, बल्कि वो नाटक कर रहा था ताकि वो बाहर जा सके। और अफवाह ये थी कि वो आज रात अपने दोस्तों के साथ वापस आएगा, जेल पर हमला करेगा और बाकी कैदियों को छुड़ा ले जाएगा। जरा सोचिए, ये एक वैज्ञानिक प्रयोग था। अगर कोई छात्र अपने दोस्तों के साथ आता तो डॉक्टर जिम्बार्डो को बस उनसे बात करनी थी और कहना था, ये एक प्रयोग है, कृपया चले जाएं। लेकिन जिम्बार्डो अब वैज्ञानिक नहीं रहे थे। वे पूरी तरह से अपनी भूमिका में खो चुके थे। वे अब उस जेल के सुपरिटेंडेंट थे। इस अफवाह को सुनकर जिम्बार्डो घबरा गए। उन्होंने प्रयोग का डेटा इकट्ठा करना बंद कर दिया। उन्होंने और उनके गार्ड्स ने मिलकर पूरी जेल को ही गायब करने का फैसला किया। उन्होंने कैदियों की आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें दूसरी मंजिल के एक कमरे में छिपा दिया। उन्होंने बेसमेंट की जेल को तोड़ दिया, फर्नीचर हटा दिया। जिम्बार्डो खुद बेसमेंट के दरवाजे पर कुर्सी डालकर बैठ गए, हमलावरों का इंतजार करने के लिए। वे वहां घंटों बैठे रहे, अकेले, अंधेरे में, लेकिन कोई नहीं आया। वो अफवाह झूठी थी। उस रात जिम्बार्डो को एहसास हो जाना चाहिए था कि वे पागलपन की हद पार कर चुके हैं। वे एक काल्पनिक जेल की रक्षा एक काल्पनिक दुश्मन से कर रहे थे, लेकिन वे नहीं रुके। उन्हें गुस्सा आया कि उनका समय बर्बाद हुआ और इस गुस्से का बदला कैदियों से लिया गया। उन्हें वापस नीचे लाया गया और उनसे दुगनी नफरत के साथ व्यवहार किया जाने लगा। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, विजिटिंग डे, पेरेंट्स विजिटिंग डे। कैदियों के माता पिता उनसे मिलने आने वाले थे। जिम्बार्डो जानते थे कि अगर माता पिता ने अपने बच्चों को इस गंदी, नंगी और डरी हुई हालत में देख लिया तो वे पुलिस बुला लेंगे और प्रयोग बंद करवा देंगे। इसलिए जिम्बार्डो ने एक बहुत बड़ा धोखा रचा। जेल को साफ किया गया, कैदियों को नहलाया गया, उन्हें कपड़े पहनाए गए, उन्हें भरपेट खाना खिलाया गया, यहां तक कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाया गया ताकि माहौल खुशनुमा लगे। एक सुंदर नकली मुखौटा तैयार किया गया। जब माता पिता आए तो उन्हें कड़े नियम बताए गए। आपको अपने बेटे से मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। आप प्रयोग के बारे में कोई शिकायत नहीं सुनेंगे। माता पिता भी इस अथॉरिटी के सामने झुक गए। वे लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अंदर एक मां ने अपने बेटे को देखा। वो लड़का जो कुछ दिन पहले तक हंसता खेलता था, अब एक पत्थर की तरह बैठा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मां ने पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। लड़के ने धीरे से कहा, मां, मुझे यहां से ले जाओ, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन देखिए कि सिस्टम का डर कितना गहरा था। वो लड़का सच नहीं बोल पाया। उसने ये नहीं बताया कि उसे नंगा रखा जा रहा है या उसे सोने नहीं दिया जा रहा। और मां, उन्होंने भी सिस्टम पर भरोसा किया। उन्होंने सोचा, शायद ये मेरे बेटे को मजबूत बनाने के लिए है। माता पिता चले गए। वे अपने बच्चों को उसी नर्क में छोड़ गए, ये सोचते हुए कि सब ठीक है। बाहर की दुनिया से मदद की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई।
अब कैदी पूरी तरह से अकेले थे और इसी अकेलेपन के बीच उदय हुआ इस कहानी के सबसे बड़े विलन का, एक गार्ड जिसे कैदियों ने नाम दिया जॉन वेन। उसका असली नाम डेव था। प्रयोग से पहले वो एक शांत साधारण लड़का था, लेकिन वर्दी पहनते ही उसके अंदर का शैतान जाग गया। वो बाकी गार्ड्स की तरह सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था, वो इनोवेटिव था। वो नए नए तरीके ढूंढता था कि कैदियों को कैसे तरपाया जाए। जॉन वेन को इसमें मजा आने लगा था। वो अपने डंडे को हाथ पर मारता, अपने काले चश्मे के पीछे से घूरता और हुक्म चलाता। उसने खेल इजाद किए। उसने कैदियों से कहा कि वे कांटों के बीच से निकले। उसने उन्हें एक दूसरे के ऊपर कूदने को कहा। उसने उन्हें घंटों तक प्लैंक पोजीशन में रहने को मजबूर किया। लेकिन उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी। जब कैदियों ने थोड़ी भी गलती की तो उसने उन्हें सजा दी, टॉयलेट साफ करने की। ब्रश से नहीं, कपड़ों से नहीं, बल्कि नंगे हाथों से। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उन पढ़े लिखे छात्रों को घुटनों के बल बैठकर नंगे हाथों से गंदे कमोड साफ करने पर मजबूर कर दिया। और सबसे भयानक, यौन अपमान। जॉन वेन और उसके साथियों ने कैदियों को जानवरों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर किया। उन्होंने कैदियों के जोड़े बनाए और उनसे कहा कि वे जानवरों की तरह आवाज निकालें और एक दूसरे के साथ मैटिंग की नकल करें। सोचिए उस अपमान की गहराई। उन लड़कों की मर्दानगी को पूरी तरह कुचल दिया गया था। वे अब इंसान नहीं थे, वे गार्ड्स के मनोरंजन के खिलौने थे। कैदियों ने विरोध करना बंद कर दिया था। वे अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। वे आदेश सुनते और पालन करते। उन्हें अब याद भी नहीं था कि वे छात्र हैं। उन्हें लगने लगा था कि वे सचमुच अपराधी हैं और वे इसी सजा के हकदार हैं। एक कैदी ने बाद में बताया, मैं अपना नाम भूलने लगा था। मुझे सिर्फ मेरा नंबर याद था। मुझे लगा कि मैं हमेशा से यहीं था और हमेशा यहीं रहूंगा। लेकिन इस अंधेरे में एक नई उम्मीद की किरण आई, या शायद एक नया शिकार। एक कैदी को रिहा कर दिया गया था, इसलिए उसकी जगह भरने के लिए एक नया छात्र लाया गया। कैदी नंबर 416। 416 को लगा कि ये एक समर जॉब है। उसे लगा कि ये कोई आसान सा प्रयोग होगा। लेकिन जैसे ही उसे अंदर डाला गया और उसने बाकी कैदियों के चेहरों को देखा, सपाट, डरे हुए, रोबोट जैसे, उसे समझ आ गया कि ये कोई प्रयोग नहीं है, ये एक पागलखाना है। बाकी कैदी तो धीरे धीरे इस माहौल में ढले थे, लेकिन 416 ने इसे अचानक देखा। उसने इस पागलपन को मानने से इनकार कर दिया। उसने वही किया जो किसी भी स्वाभिमानी इंसान को करना चाहिए था। उसने बगावत की। लेकिन इस बार बगावत का तरीका अलग था। उसने हिंसा नहीं की। उसने चिल्लाना बंद नहीं किया। उसने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। उसने खाना खाने से मना कर दिया। गार्ड्स के लिए ये एक नई चुनौती थी। वे डंडों से मार सकते थे, वे अपमानित कर सकते थे, लेकिन वे किसी के गले में जबरदस्ती खाना कैसे डालें? 416 ने सिस्टम को चुनौती दी थी, और सिस्टम चुनौतियों को पसंद नहीं करता। जॉन वेन और जिम्बार्डो अब 416 को तोड़ने के लिए एक ऐसी योजना बनाने वाले थे जो क्रूरता की सारी हदें पार कर देगी, और ये योजना साबित कर देगी कि भीड़ की मानसिकता एक अकेले इंसान को कैसे कुचल सकती है। स्टैनफोर्ड के उस नर्क में अब एक नया कैदी आया, नंबर 416। बाकी कैदी जहां हालात से समझौता कर चुके थे, 416 ने आते ही पहचान लिया कि ये कोई प्रयोग नहीं, एक पागलखाना है। उसने सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया। उसने सबसे बड़ा हथियार उठाया, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक। गार्ड्स बौखला गए। वे शरीर तोड़ सकते थे, लेकिन किसी के गले में जबरदस्ती खाना कैसे उतारे? जॉन वेन ने उसके मुंह में खाना ठूंसने की कोशिश की, लेकिन 416 नहीं टूटा। गुस्साए गार्ड्स ने उसे उठाकर द होल में फेंक दिया, एक अंधेरी तंग कोठरी जहां वो हिल भी नहीं सकता था। गार्ड्स ने दरवाजे पर डंडे पीटकर उसे पागल करने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से चिल्लाता रहा, मैं नहीं झुकूंगा। गार्ड्स समझ गए कि शारीरिक ताकत काम नहीं आएगी, तो उन्होंने एक शैतानी मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने बाकी कैदियों को उसके खिलाफ कर दिया। गार्ड्स चिल्लाए,
416 की वजह से तुम सबको परेशानी हो रही है। अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो अपने कंबल हमें दे दो और आज रात ठंड में सो ताकि 416 को बाहर निकाला जा सके, या फिर अपने कंबल रखो और 416 पूरी रात उसी काल कोठरी में सड़ेगा। ये इंसानियत की आखिरी परीक्षा थी। क्या ये पीड़ित कैदी अपने साथी को बचाने के लिए एक रात की ठंड बर्दाश्त करेंगे? जवाब था नहीं। ज्यादातर कैदियों ने अपने कंबल अपने पास रखे। उन्होंने इंसानियत के बदले अपनी थोड़ी सी सुविधा चुनी। सिस्टम जीत गया था। उसने पीड़ितों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। 416 अब अंधेरे में अकेला रो रहा था, अपनों द्वारा ही ठुकराया हुआ। डॉक्टर जिम्बार्डो ये सब देख रहे थे, लेकिन एक वैज्ञानिक की तरह नहीं, एक सुपरिटेंडेंट की तरह। वे खुश थे कि उनका जेल कितना असली है। वे अंधे हो चुके थे, लेकिन 5वें दिन एक बाहरी व्यक्ति ने इस अंधेरे को चीर दिया। जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना मैस्लैच वहां आई। जब उसने बेसमेंट के गलियारे में कैदियों को जंजीरों में जकड़े, सिर पर थैले पहने और टॉयलेट जाते देखा तो वो सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिम्बार्डो ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये कितना अद्भुत है ना। क्रिस्टीना ने उनकी आंखों में देखा और चिल्लाई, यह अद्भुत नहीं है फिलिप, यह भयानक है। तुम इन लड़कों के साथ जो कर रहे हो वो अमानवीय है। तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं जानती थी। उसे एक वाक्य ने जिम्बार्डो का नशा तोड़ दिया, जैसे किसी ने नींद में उनके मुंह पर ठंडा पानी मार दिया हो। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे एक प्रयोग नहीं कर रहे, वे एक अपराध कर रहे हैं। अगली सुबह प्रयोग के 6ठे दिन डॉक्टर जिम्बार्डो ने माइक पर घोषणा की, प्रयोग खत्म हो गया है, तुम सब आजाद हो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कैदियों को यकीन नहीं हुआ। वे रो पड़े, खुशी के मारे नहीं बल्कि राहत के मारे कि वे उस नर्क से बाहर आ गए हैं। लेकिन सबसे डरावनी प्रतिक्रिया गार्ड्स की थी। वे खुश नहीं थे, वे गुस्सा थे। वे निराश थे कि प्रयोग इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया। उन्हें लगा कि उनसे उनका खिलौना छीन लिया गया है। जॉन वेन जैसे लोग, जो 6 दिन पहले एक शांत छात्र थे, अब अपनी सत्ता खोने से दुखी थे। सिर्फ 6 दिनों में, हाँ 14 दिन का प्रयोग सिर्फ 6 दिनों में रोकना पड़ा, क्योंकि सामान्य इंसान अब इंसान नहीं रहते। स्टैनफोर्ड के उस बेसमेंट ने दुनिया को एक कड़वा सच दिखाया। हम सोचते हैं कि बुराई कुछ खास लोगों में होती है, लेकिन जिम्बार्डो ने साबित कर दिया कि शैतान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सभ्यता का नकाब बहुत पतला होता है। वो प्रयोग खत्म हो गया, लेकिन उसने एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया। हम सब सोचते हैं कि अगर हम उस स्थिति में होते तो हम हीरो बनते, हम विद्रोह करते। लेकिन सच्चाई यह है कि सही हालात, सही वर्दी और बिना रोक टोक की ताकत मिलने पर हम में से कोई भी जल्लाद बन सकता है। आपके और जॉन वेन के बीच का अंतर सिर्फ एक मौके का है। अगर कल आपको वो डंडा और वो वर्दी दे दी जाए, तो क्या आप अपनी इंसानियत बचा पाएंगे? अपने अंदर के जानवर को पहचानो, इससे पहले कि वो तुम्हें खा जाए। ये है प्राइमल लॉजिक।